हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में ओक वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी। एक पीआईएल फाइल की गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ओक वृक्षों की कटाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना ही की जा रही है। अब इन वृक्षों की कटाई पर रोक लग गई है, जिसको एक सही कदम बताया जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, इकोसिस्टम को बनाए रखने के अंतर्गत ओक वृक्षों का क्या महत्व है। ये न केवल हिमालय की जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, बल्कि हिमालय की सामाजिकी को बनाए रखने के अंतर्गत भी इनका महत्व है, क्योंकि ये वहां के लोगों के जीवन का आधार भी माने जाते हैं। वृक्ष किस प्रकार से माने जाते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जब हम ओक वृक्ष की बात करते हैं तो ये पूर्वी हिमालय सहित पश्चिमी हिमालय में भी पाए जाते हैं, यानी पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और भारतीय हिमालय क्षेत्र में इनकी 35 स्पीसीज यानी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 5 प्रजातियां मुख्यतः कहां पर पाई जाती हैं। 5 प्रजातियां इनकी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती हैं। 5 प्रजातियां कौन सी हैं? एक प्रजाति है बंज या बांज प्रजाति, दूसरी है मोरू प्रजाति, तीसरी प्रजाति है खरसू या खारसू प्रजाति, चौथी प्रजाति है पलिहार प्रजाति और 5वीं प्रजाति है रियांज प्रजाति। तो ये 5 प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है। अब ये ओक वृक्षों का पूरा जो वन क्षेत्र है, ये कई तरह की वनस्पतियों को और जीवों को सहारा देता है। किस तरह की वनस्पतियों को सहारा देता है? जैसे यहाँ पर आपको लाइकेन देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ ब्रायोफाइटा जैसे मॉस, लीवरवर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेरिडोफाइटा जैसे फर्न और ऑर्किड और बहुत से अन्य फूलदार पौधे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्ष 2022 के एक अध्ययन के अनुसार यहाँ पर 24 तितलियों की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत से कीट आपको देखने को मिलेंगे, घोंगे देखने को मिलेंगे, बहुत से बैक्टीरिया, कवक, फंगी और एल्गी प्रजातियां भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर हम जीवों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हिमालयन जो लंगूर है वो भी, इसके अलावा रेड जाइंट फ्लाइंग जो स्क्विरल है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हिमालयन जो ब्लैक बियर है उसकी प्रजाति भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है वहां पर माना जाता है कि लगभग 420 पक्षी प्रजातियां हैं। जो रुद्रप्रयाग का क्षेत्र है वहां 391 पक्षी प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इन वृक्षों की एक विशिष्ट भूमिका है। ये वृक्ष न केवल जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण में इनकी भूमिका रहती है, बल्कि बहुत सी जो स्प्रिंग है, जो जल धाराएं हैं, उनको रिचार्ज करने में भी इनकी भूमिका है, रिचार्ज करने। और इस प्रकार से ये हिमालय जीवन के एक आधार के रूप में काम करते हैं। और हिमालय जीवन के आधार के रूप में काम करने के अंतर्गत इनकी विशिष्ट भूमिका और एस्टेब्लिश हो जाती है। तो इनके सामने खतरे क्या है? खतरों को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खतरे एकदम इंस्टेंट है, कुछ बहुत ही क्रॉनिक प्रकार के खतरे हैं, और उसके कारण इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसमें आगे इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान का जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपको ऐसा मौका देता है कि आप घर बैठकर ही जीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की पूरी तैयारी 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में ही पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यह मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसके अलावा आप इस फीस को ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 87501 87501 पर आप कॉल कर लीजिएगा।
चलिए अब देखते हैं कि ओक वृक्ष के सामने किस प्रकार के खतरे विद्यमान है। आप ये तो जानते ही हैं कि आजकल मानवीय हस्तक्षेप के कारण वनस्पतियों को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और मानवीय हस्तक्षेप वस्तुतः निर्माण कार्य के रूप में होता ही है। विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े स्तर पर वृक्ष की कटाई हिमालय क्षेत्र नहीं बल्कि अलग अलग भारत के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तो मानवीय हस्तक्षेप है, और मानवीय हस्तक्षेप एक विकास कार्यों के कारण भी होता है, और मानवीय हस्तक्षेप कई और कारणों की वजह से भी होता है। जैसे जो क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो अपने ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने चारे की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, तो वो भी पारिस्थितिकी तंत्र को या किसी खास प्रजाति को प्रभावित करने की ताकत रखता है। इसके अलावा लगातार आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो आग के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, वो भी इन वृक्षों को प्रभावित करती है। तो ये सबसे प्रमुख मानवीय हस्तक्षेप, प्राकृतिक आपदाएं एक बहुत बड़ा काम रहता है, और मानवीय हस्तक्षेप में ये विकास कार्यों का रीजन भी हमने देख लिया। कुछ कारक ऐसे हैं जो कि दीर्घकालिक रूप से इस क्षेत्र में चले आ रहे हैं। वो दीर्घकालिक रूप में आप देख सकते हैं कि लगातार की जाने वाली चराई की घटनाएं, लगातार होने वाली पेड़ों की कटाई की घटनाएं, लगातार होने वाली जो सतही आग की घटनाएं हैं, इनकी वजह से, लगातार इन घटनाओं की वजह से जो कैनोपी है, कैनोपी का एरिया प्रभावित होता है। कैनोपी के एरिया का या शाखाओं के प्रभावित होने की वजह से, शाखाओं के जलने की वजह से बीज का उत्पादन कम होता है, और जब बीज का उत्पादन कम होता है तो इससे पौधों का विकास प्रभावित होता है। यानी आप कह सकते हैं कि रीजेनरेशन की वृक्षों की एक समस्या पैदा हो जाती है, पुनः उगने की समस्या पैदा हो जाती है। और ये समस्या फिर दीर्घकालिक इन समस्याओं के कारण, लगातार इन समस्याओं के उपस्थित रहने के कारण ये समस्या, रीजनरेशन की समस्या बहुत दीर्घकालिक होती चली जाती है। अब एक समस्या और उभर रही है कि ओक वृक्षों की जगह जो चीड़ के वृक्ष हैं वो स्थान ले रहे हैं। चीड़ की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही ज्वलनशील प्रकार की लकड़ी होती है, और ज्वलनशील होने के कारण जो आग की घटनाएं हैं वो और ज्यादा विकराल, और उनकी सततता और ज्यादा बढ़ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ रही है। एक अध्ययन इस प्रकार का भी हमारे सामने आता है। इसके अलावा ओक वृक्षों की हिमालय क्षेत्र में एक अध्ययन किया गया है। एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है ट्रीज फॉरेस्ट एंड पीपल नाम की पत्रिका में, दिसंबर 2025 में अध्ययन प्रकाशित हुआ था, जिसमें ओक वृक्षों का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है हिमालय क्षेत्र में, उस पर प्रकाश डाला गया था। और उसमें यह भी कहा गया था कि जो हिमालय क्षेत्र है उसमें 0.36 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष जंगलों का क्षरण हो रहा है। उसमें यह भी बताया गया था कि कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से, अगर आप देखेंगे कि इनके क्षरण में जो भूमिका निर्वहन करते हैं, ये ओक की जगह चीड़ का पनपना तो उसका एक कारक है ही। एक कारक ये भी है कि जो हमने अभी देखा था कि ईंधन का उत्तराखंड के कई क्षेत्र है जहां पर ईंधन की लकड़ी प्रतिदिन प्रति परिवार 25 से 30 किलोग्राम ओक की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, प्रतिदिन प्रति परिवार। इसी प्रकार चारे के रूप में भी 15 से 22 किलोग्राम ओक की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है प्रतिदिन प्रति परिवार। तो ये भी एक बड़ी मात्रा को यहां पर प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी विदेशी आक्रामक प्रजातियां हैं जो ओक वृक्षों को यहां पर प्रभावित कर रही हैं, और उसमें आपने एक नाम सुना होगा, लेंटाना कैमरा जैसी प्रजातियां भी हैं। ये इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो स्थानीय प्रजातियों को एक तरह से प्रभावित करती। तो ये सारे कारण मिलकर के ओक वृक्षों को हिमालय क्षेत्र में प्रभावित कर रहे हैं, उनके क्षेत्र को कम कर रहे हैं। और क्योंकि ये जीवन का आधार है, जीवन का आधार जल संरक्षण के रूप में है, जीवन का आधार मिट्टी के संरक्षण के रूप में है। आप देख सकते हैं कि वहां की बहुत से स्प्रिंग है, जल धाराएं हैं, जिनको रिचार्ज करने में इनकी विशिष्ट भूमिका है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्वच्छ जल को बनाए रखने के अंतर्गत इनकी भूमिका है। तो इस प्रकार से ये वहां की सामाजिकी को भी प्रभावित करते हैं। तो अब ये इनका इस तरह से क्षरण की घटनाएं हो रही हैं, और अब उत्तराखंड का ये जो डिसीजन है, जो कि मसूरी में ओक वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व माना जा रहा है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। और बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि वस्तुतः हिमालय के अंतर्गत ही इस प्रकार के, पूरे हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार के प्रतिबंध विशेष महत्व रखते हैं, अगर हम ओक वृक्षों का संरक्षण करना चाहते हैं।
अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कथन और कारक के रूप में है। तो कथन यह है कि ओक जंगल हिमालय में जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कारण यह है कि ओक पेड़ कई प्रकार के पक्षियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को आवास प्रदान करते हैं। कथन और कारक, कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या सही तरह से करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो कारक है, कारण है, वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।